वेलकम फॉर टूडेज +2 बायोलॉजी क्लास। आज हम रिप्रोडक्शन का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जो फर्स्ट यूनिट था उसका थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें पिछले कल हमने देखा था कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट नाउ विद द फीमेल reproductive system complete. Female reproductive system. This is a lateral view of the female reproductive system. Lateral साइड से लिया हुआ जो व्यू है वो व्यू है ये। यहाँ थोड़ा डायग्रामेटिकली मैं आपको बता देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है ये है यूरिनरी ब्लैडर। दिस इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर. This is known as uterus and this is known as cervix and vaginal orifice and this one is known as rectum. ये intestine का part, last part है colon का, rectum and anus and its back side जो vertebral column है उसके section दिया हुआ है। और यहाँ पे external genitalia है, labia majora, labia minora, clitoris and ये कंप्लीट यहाँ पे इस तरह से कोशिश की है कि हम इसको दिखाएं। अब मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बताता हूँ प्रॉपरली। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स, पेयर ऑफ ओवरी, एक पेयर है ओवरी का, पेयर ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, एक यूट्रस, सर्विक्स, एक सर्विक्स है, सर्विकल कैनाल है, एंड वेजिना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और इसके अलावा एक पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड भी है, वो यहाँ पे नहीं दिखा रखी है, मैं अलग से आपको बताऊंगा। पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड और ये जितने भी पार्ट्स हैं दे आर ऑल अलोंग इंटीग्रेटेड, एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, structurally as well as functionally, which support structurally भी functionally भी ये support करते हैं इस पूरे female reproductive system को to produce ovulation, मतलब यहीं से ovulation भी होता है, फिर fertilization भी होता है, फिर pregnancy भी हम दिखाते हैं, उसके बाद birth of the young one and child care। ये जो प्रोसेस है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्राइज करता है। ये जितने भी पार्ट्स मैंने आपको बताए ये और मेमरी ग्लैंड मिलके इंटीग्रेट करके मिलके काम करते हैं और स्ट्रक्चरली भी फंक्शनली भी ये इस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हम इसका ही एक और व्यू, फ्रंट व्यू अंदर से जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक सेक्शन मैंने आपको यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। दिस इज ए डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मैंने ये दिखा रखा है यूट्रस, ये यूट्रस का स्ट्रक्चर है, ये सर्विक्स एंड दिस वन इज नोन एज वेजिना एंड दिस इज नोन एज वो जो मैंने आपको बताई थी पेयर ऑफ ओविडक्ट, ये होती है ओविडक्ट, ये जिसको फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं एंड ओवरी सॉरी। अब इनको एक एक पार्ट वाइज मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरी की। ओवरी इट इज ए ओवल स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या है ये? ओवल स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन लाइंग इन द लोअर एब्डोमिनल रीजन। लोअर एब्डोमिनल रीजन में पेयर में होती है, दोनों साइड्स में एक पेयर की फॉर्म में रहती है एंड इनका रोल क्या है? दे रिलीज गैमीट, एक तो ये गैमीट रिलीज करते हैं और दूसरा ओवेरियन हार्मोन्स रिलीज करते हैं। उनमें बड़े सारे हार्मोन्स हैं, उनमें मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। एक एस्ट्रोजन है और एक प्रोजेस्टेरोन है, और भी बड़े सारे हार्मोन्स हैं, बट ये जो रफ सा मैं आपको आइडिया यहाँ दे रहा हूँ। ये जो ओवरी है इट इज जॉइंड हियर विद यूट्रस एज वेल एज पेल्विक वॉल। जो पेल्विक वॉल अंदर से उसके साथ ओवेरियन लिगामेंट से ज्वाइन करके रहती है, दोनों ही ओवरीज। क्लियर? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, oval structure lined in both the
parts of the lower abdomen and joined with ovarian ligament, primary sex organs and release the gametes as well as ovarian hormones, estrogen, progesterone. ये इनका रोल आ गया. अब इसके साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं पेयर ऑफ ओविडक्ट्स. ओविडक्ट्स को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं. ओविडक्ट्स हैज अप्रोक्सीमेटली जो इसकी लेंथ है 10 to 12 सेंटीमीटर होती है और साइज ऑफ ओवरी जो था वो लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर थी. इसके बाद हम बात करते हैं इस ओविडक्ट की विच इज आल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब. द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज इनफंडिबुलम. ये जो इतना का पार्ट है ये इनफंडिबुलम है. इसके बाद का ये एम्पुला है. उसके बाद ये इस्थमस है. इट होल कंप्राइज फैलोपियन ट्यूब. इस पूरी को फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं. इसकी लेंथ कितनी है 10 से 12 सेंटीमीटर है. अब जो सबसे पहला जो पार्ट है इनफंडिबुलम, शॉर्ट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, छोटी सी स्टोक है which makes a large wide area which is known as curved area. This curved area is known as and then slightly flattened. This area is known as ampulla. इसको क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं. और एम्पुला के बाद एक छोटी सी नैरो एक ट्यूब आई, पतली सी ट्यूब आई, जो इसका ल्यूमेन थोड़ा तंग है यहाँ पे. इट जॉइंस हियर विद द बोथ द साइड्स ऑफ द यूट्रस. यूट्रस की दोनों साइडों से आके ये यहाँ पे मिलती है. इसको बोलते हैं इस्थमस. क्लियर? फैलोपियन ट्यूब के इनफंडिबुलम स्टॉक, देन एम्पुला, देन नैरो ट्यूब, इस्थमस. दिस इज नोन एज फैलोपियन ट्यूब एंड जॉइंस हियर विद द बोथ द साइड्स ऑफ द यूट्रस. यूट्रस की दोनों साइडों पे जॉइन करती है. और इसके टिप पे, इनफंडिबुलम के टिप पे यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहती है. इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? फिम्बरी. और फिम्बरी का रोल क्या रहता है? फिम्बरी कैच का मतलब है कि कलेक्ट करता है. इट कलेक्ट द एग विच इज रिलीज्ड बाय द ओवरी एंड देन इट sends it towards a infundibulum, through infundibulum to ampulla to isthmus and then it pass out. If it is not going for the fertilization, अगर fertilization नहीं होती है तो इस तरह से वो pass out हो जाता है. I hope कि आपको ये fallopian tubes या pair of oviduct का पता लग गया होगा. इसके बाद बात करते हैं यूट्रस की. यूट्रस अगर हम यहाँ पे भी देखें, ये है यूट्रस. यूट्रस की जो पोजीशन है, इट इज आल्सो इन द लोअर एब्डोमिनल रीजन्स. ये यूरिनरी ब्लैडर आगे है और इसके पीछे इंटेस्टाइन का रेक्टम बड़ा पार्ट है. इन दोनों के बीच में इट इज लाइंग इन बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम. रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में लाई कर रहा है. और ये इसको उठा के जब हमने फ्रंट व्यू से लिया है तो ये देखो, ये जो शेप है इन्वर्टेड पियर शेप्ड सैक बोलते हैं इसको. इट इज इन्वर्टेड पियर शेप्ड बॉडी and its upper part is known as uterine fundus. Slightly ये shape है इसकी, dome shape type है. This is known as uterine fundus and internally it is open and whole is muscular and at lower end it joins with the another part that's small tube-like structure is known as cervix. It is highly extensible and it is also named as boom. इसको क्या बोलते हैं? और बूम भी बोलते हैं. यूट्रस को बूम भी बोलते हैं. और एक्सटेंसिबल बहुत है, मींस इट गिव, ये क्या करता है? इम्प्लांट भी करता है. इम्प्लांट का मतलब जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनने लगता है उसके बाद ये यहाँ पे इम्प्लांट करता है. तो वो जितनी ज़्यादा कैपेसिटी उस बेबी के डेवलपमेंट की होती है, पूरी की पूरी एक्सटेंसिबिलिटी होती है. मतलब ये पूरा स्ट्रेच कर लेता है, काफ़ी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होती है. इसके साथ इसके जो इसका सारा मस्कुलेचर है सॉरी, इसको हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है. वन इज पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर ये, दिस इज थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज पेरीमेट्रियम. एंड इनसाइड टू पेरीमेट्रियम दिस इज नोन एज ए मस्कुलर रीजन, दिस इज नोन एज मस्कुलर रीजन. एंड मायोमेट्रियम, दिस इज नोन एज मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम इज मस्कुलर एंड मसल्स कौन सी हैं यहाँ पे? स्मूथ मसल्स. कौन सी? They are formed of smooth muscles. And internal part is endometrium, which is a glandular part.
ये क्या है, सारा ग्लैंडुलर पार्ट है। सॉरी। इट हेल्प इन द रिप्रोडक्टिव साइकिल्स एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चलते हैं, एट दैट टाइम दे रिलीज सम secretions फ्रॉम दिस वे, उस टाइम पे कुछ secretions यहाँ से रिलीज करते हैं, उसको हम मेंस्ट्रुअल फ्लो एक्सेट्रा इस तरह के नाम से बुलाते हैं। तो ग्लैंडुलर पार्ट यहाँ पे रहता है, और इसके अलावा ये इम्प्लांट करने में भी हेल्प करता है। और मस्कुलेचर जो है इसका, जो मायोमेट्रियम है, इट हेल्प्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द यंग वन। जब बेबी डेवलप हो चुका होता है, उसके बाद ये जो स्मूथ मसल है इसकी गेटिंग कंट्रैक्टेड एंड फोर्सफुली एक्सपेल द यंग वन। यहाँ से बच्चे को बाहर निकालने में डिलीवरी के टाइम पे ये जो इसका मस्कुलेचर होता है वो कंट्रैक्ट करके पुश आउट करने में हेल्प करता है डिलीवरी के टाइम पे। आई होप कि आपको ये यूट्रस का क्लियर पता लग गया होगा। क्लियर। इसके साथ ये इसके दो पार्ट छोटे छोटे और हैं। सर्विक्स, इट इज ए स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज जॉइंड विद द यूट्रस। जो यूट्रस है इसका लास्ट पार्ट यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है इसको बोलते हैं सर्विक्स। एंड बिलो द सर्विक्स, ये सर्विक्स का पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये, एंड दिस इज नोन एज सर्विकल कैनाल। ये इसकी कैनाल है एम्प्टी यहाँ पे, एंड दैट लीड्स टू द नेक्स्ट पार्ट इज वेजिना। इसका अगला पार्ट जो वेजिना, वेजिनल कैनाल है ये। वेजिनल कैनाल एंड सर्विकल कैनाल दे विल एक्ट एज बर्थ कैनाल। इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, मतलब यहाँ से बेबी एक्सपेल आउट होता है तो इसको बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं। यूट्रस, fallopian tubes and vagina, they are also known as accessory ducts। इनको accessory ducts के नाम से भी जानते हैं, vagina, uterus and fallopian tube या oviducts, इनको accessory ducts के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, वेजिना तक, सर्विक्स तक। वेजिनल ट्रैक्ट जो है वो इट आल्सो रिसीव्स द पेनिस एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन टू रिसीव द स्पर्म्स को रिसीव करने के लिए भी रोल प्ले करता है, अदर देन द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल होने के बावजूद ये इस तरह से भी रोल प्ले करता है, और जो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म्स यहाँ से मूव करते हैं थ्रू द यूट्रस बॉडी एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द एम्पुलरी रीजन, एम्पुलर रीजन में पहुँचते हैं वो, देन फर्टिलाइजेशन, उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन के लिए जाते हैं। इसके साथ ही एक पार्ट हमारा ये बचा है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमारे ये कुछ पार्ट हैं। एक है लेबिया मेजोरा, एक है लेबिया माइनोरा, एक है क्लाइटोरिस, एक है मॉन्स प्यूबिस। ये जो एरिया है इसको मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज ए फैटी डिपोजिशन। ये जो सारा फैटी डिपोजिशन होता है, एंड इट आल्सो हैव सम हेयर्स जिनको हम प्यूबिक हेयर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जिसको हम प्यूबिक हेयर भी बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? प्यूबिक हेयर भी बोल देते हैं। दिस इज नोन एज मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के साथ दे हैव सम हेयर्स, दीज हेयर्स आर नोन एज प्यूबिक हेयर। इन हेयर्स को प्यूबिक हेयर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ से फ्लैसी फोल्ड्स हैं जो यहाँ से अराइज करते हैं, लार्ज फ्लैसी फोल्ड हैं, इनको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। इनको क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। वो जो फ्लैसी फोल्ड हैं वो मॉन्स प्यूबिस से ही निकलते हैं और एंड्स एट द लोअर एंड ऑफ द वेयर द वेजिनल ओरिफाइस इज देयर, उसको कवर करते हुए यहाँ पे एंड कर जाते हैं एट देयर लोअर एंड, बिहाइंड जस्ट बिफोर द एनस। एनस पॉइंट से पीछे यहाँ पे ये क्लोज हो जाते हैं। दे आर स्लाइटली कवरिंग द वेजिनल ओरिफाइस। लेबिया मेजोरा पेयर ऑफ फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं। दे आर कमिंग फ्रॉम अपर पार्ट टू लोअर पार्ट, यहाँ तक इस तरह से आते हैं। एंड सेकेंड पार्ट इज लेबिया माइनोरा। दीज आर इनर स्मॉल फोल्ड्स। अंदर वाले दो स्मॉल फोल्ड हैं, ये फोल्ड अंदर से इस तरह से राइज करते हैं एंड दे आर जॉइंड एट वन साइड। जो मॉन्स प्यूबिस था उससे नीचे एक पॉइंट पे आके ज्वाइन करते हैं एंड दे लीड से स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, छोटी सी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को लीड करते हैं, यहाँ पे ज्वाइन करती है। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्लाइटोरिस बोलते हैं। एंड इट आल्सो सराउंड हेयर, जो ये
लेबिया माइनोरा है, यहाँ इसके पास ही यहाँ ओपनिंग है एक यूरिथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब आती है, इसको यूरिथ्रा बोलते हैं, और यूरिथ्रल ओरिफाइस या यूरिथ्रल ओपनिंग इसको बोलते हैं। इट इज लाइंग जस्ट नियर टू द लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा के पास होती है। और लेबिया मेजोरा जो है वो ये वेजिनल ओरिफाइस है, और वेजिनल ओरिफाइस के साथ यहाँ पे एक और छोटी सी मेम्ब्रेन जैसी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइमन। हाइमन जो है वो मोस्टली अगर हम यंग वुमेन्स की बात करें तो ये अगर वो हैवी एक्सरसाइजेस करें या साइकिलिंग करें या हॉर्स राइडिंग करें या इस तरह से काफ़ी एक्सरसाइजेस करें तो ये रप्चर कर जाती है। उस केस में हम ऐसा नहीं कोई बोल सकते कि देयर इज ए वर्जिनिटी, केस ऑफ वर्जिनिटी, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। किसी भी तरह की एक्सरसाइज या किसी भी तरह के करने से ये चीज़ रप्चर कर जाती है। आई होप कि आपको ये अच्छे से पता लग गया होगा। इसके साथ ही एक पार्ट इसका और था, कौन सा, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड में आपको मैंने ये अलग से बना रखा है, यहाँ पे आपको जरा सा बता देता हूँ। ये है मेमोरी ग्लैंड। इट इज सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल साइड, फ्रंट साइड पे होती है, और दीज आर नोन एज ब्रेस्ट्स, राउंडेड एमिनेंसीज होती है। देयर इज ए फैट इज डिपॉजिटेड ऑन these memory glands, and but the basic parts are there. They contain some memory lobes. ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इस तरह का, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। एक एक मेमोरी के ग्लैंड, पूरे ग्लैंड में मेमोरी लोब्स होते हैं। मेमोरी लोब्स कंटेन्स फाइन सेल्स विच आर नोन एज एल्वियोलर सेल्स। क्या बोलते हैं इनको, एल्वियोलर सेल्स। एंड ये जो है इस तरह के एल्वियोलर सेल्स हैं। एल्वियोलर सेल्स रिलीज secretions like milk and they are stored in the alveolar sacs. उन्हीं alveolar sacs में वो milk जो है वो store हो जाता है, and they are coming from the ducts. These ducts are called as memory ducts. Memory ducts के through होता हुआ ये आता है, और एम्पुला के थ्रू, दिस इज नोन एज एम्पुला, बाइटर पार्ट है एम्पुला, और एम्पुला से होता हुआ लैक्टिफरस डक्ट से पास करता हुआ निपल्स के थ्रू ये सक कर लिया जाता है। इट इज सक्ड बाय द निपल्स, निपल्स के थ्रू इसको सक कर लिया जाता है। ये इसका सारा, ये इसका फैटी टिश्यू है ये सारा। ये लोब्स हैं, लोब्स के अंदर फाइन सेल्स थे, वो मैंने बोला एल्वियोलाई, नंबर ऑफ सेल्स एल्वियोलर, एल्वियोलाइज, उनके अंदर सिक्रीशंस होती हैं। वो सिक्रीशंस मिल्क सिक्रीशन करते हैं और वो स्टोर भी वहीं पे करते हैं। उसके बाद ये जो डक्ट्स हैं, डक्ट्स मेमोरी डक्ट्स के थ्रू पास करते हैं, देन एम्पुला, देन लैक्टिफरस डक्ट्स, और लैक्टिफरस डक्ट्स के थ्रू होती हुई ये निपल के पास आती है, विच आर बीइंग सक्ड बाय द यंग वन। जो भी यंग वन बेबी है उसको वो सक करके यहाँ से ले जाता है। एंड बिलो इट देयर आर सम रिब्स, ये रिब्स के मार्क्स हैं, एंड मसल्स, बिटवीन द रिब्स के बीच के मसल्स हैं, एंड दीज आर पेक्टोरल मेजर मसल्स, जो हमारे जब सांस लेते हैं या छोड़ते हैं उन मसल्स के लिए हम नाम लेते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जरा इसका जो व्यू था, फ्रंट व्यू भी मैंने आपको यहाँ पे बना रखा था। ये इस तरह से ये था मोन्स प्यूबिस का एरिया, ये इस तरह से, ये प्यूबिक हेयर्स, और ये यहाँ से मैंने ये बताया था, हो सकता है यहाँ से क्लियर ना पता चला हो। ये ऊपर से ही ये जो फ्लैसी फोल्ड होते हैं इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, ये और ये, ठीक है, और ये है लेबिया माइनोरा। ये जब यहाँ पे मिलते हैं, एंड बोथ लेबिया माइनोरा और फ्लैसी फोल्ड इन साइड पे है दोनों, लेबिया मेजोरा के अंदर छोटे स्मॉल फोल्ड्स हैं, इनको लेबिया माइनोरा बोलते हैं। और ये जब यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, दे आर ज्वाइंड हेयर विद
दिस क्लाइटोरिस, ये है वो क्लाइटोरिस जिसकी मैं बात कर रहा था. एंड दे आर सराउंडिंग ए ओपनिंग, दिस इज नोन एज यूरिनल ओरिफाइस. जो ये थे यूरिथ्रा की जो ओपनिंग थी, यूरिथ्रल ओपनिंग, और ये जो थी ये थी वेजिनल ओरिफाइस. मीन्स जो वेजिना का ओपनिंग है वो ये वेजिनल ओरिफाइस. ये फ्रंट व्यू था, ये लेटरल व्यू था. इसके साथ ही ये सारा खत्म हो गया. पेक्टोरल वो आपको मैंने बता दिया, मेमरी ग्लैंड्स. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. एंड एक और इसमें मेजर पार्ट है oogenesis. ये आपने बड़े ध्यान से समझना है. जो oogenesis है ये भी गैमेटोजेनेसिस का ही एक पार्ट है. oogenesis, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ओवम. ओवम के बनने के प्रोसेस को oogenesis बोलते हैं. और एक प्रोसेस हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis आर बोथ आर डिफरेंट, एक जैसे नहीं है. काफी जगहों पे ये डिफरेंट है. यहाँ पे जो एक सेक्शन कटिंग हमने दिखा रखी है ये है सेक्शन ऑफ ओवरी. ओवरी का सेक्शन है जिसमें मैंने ये ब्लड वेसल्स की सप्लाई दिखा रखी है. ये जो है ब्लड वेसल्स की सप्लाई है, और इट इज सराउंडेड बाय द एपिथेलियल लेयर विच इज नोन एज जर्मिनल एपिथेलियल लेयर. इसको क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियल लेयर outside the ovary is surrounded by the germinal epithelial layer. इसके साथ this whole is known as the stroma of the ovary. इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? Stroma of the ovary. And this stroma of the ovary divide it into two parts. It divide the whole ovary into two zones. दो जोन में ये इसको डिवाइड कर देता है. एक है ओवेरियन कॉर्टेक्स और एक है ओवेरियन मेडुला. कॉर्टिकल मींस पेरिफेरल रीजन. कॉर्टेक्स होता है आउटर मोस्ट लेयर, ये वाला, ये जिसके साथ साथ रहेगा इस एरिया को बोलेंगे कॉर्टेक्स. बाहरी रीजन को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और बीच के पार्ट को बोलते हैं मेडुला. सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं मेडुला, और पेरिफेरल मतलब साइड पे जो एरिया होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स. ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड ओवेरियन मेडुला. ये ओवेरियन मेडुला और यहाँ पे लिखा होगा ओवेरियन कॉर्टेक्स. इसके साथ ये जो मैं oogenesis आपको बताऊंगा, oogenesis में यहाँ पे क्या क्या रोल होता है वो थोड़ा सा ये भी हम डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा एक ओवरव्यू पहले हम वहाँ से ले लेते हैं. ये देखो मैंने डेवलपमेंट की बात शुरू की है. यहाँ पे ये जो फर्स्ट सेल, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड करते हैं. ये यहाँ से जो इमेच्योर सेल्स डिवीजन के लिए जाते हैं, oogonia, नंबर ऑफ oogonia यहाँ पे बनते हैं, और oogonia में फिर लाखों के हिसाब से oogonia बनते हैं. उनमें से एक सेल जो है, जैसे कोई एक सेल एक्ट करता है यहाँ पे, एक oogonia दैट विल बिहेव ए फर्स्ट प्राइमरी oocyte जिसको हम बोलते हैं, विच इज सराउंडेड बाय सम फॉलिकल्स. जो इसको कुछ सेल्स, इन्हीं के सेल्स होते हैं, डिवाइड करने के साथ साथ के बाद प्राइमरी फॉलिकल्स की एक लेयर बना लेते हैं जो इसको प्रोटेक्ट भी करते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करने में भी यहाँ पर रोल प्ले करते हैं. उसके बाद ये प्राइमरी फॉलिकल, ये जो स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, ये प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर बन गया. और ये जो सेल्स की एडिशन है, दीज आर नोन एज ग्रेन्युलोसा सेल्स. कौन से सेल्स होते हैं ये? ग्रेन्युलोसा सेल्स. इनकी लेयर्स इनको सराउंड करती चलती हैं, और ये लेयर सराउंड करने के साथ इस स्ट्रक्चर को क्या बनाती चलती हैं? प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल के बाद यहाँ पे टर्सरी फॉलिकल बनेगा. एंड इनसाइड द सेल रिमेन एज इट इज. प्राइमरी oocyte ही रहेगा, वो प्राइमरी oocyte ही रहेगा. यहाँ पे ये भी प्राइमरी oocyte ही है. एंड दिस बिकम टर्सरी फॉलिकल. टर्सरी फॉलिकल में एक और कैविटी यहाँ पे डेवलप करती है. ये वो कैविटी होती है, इसको बोलते हैं एंट्रम. क्या बोलते हैं इसको? एंट्रम बोलते हैं ये. एंड देन टर्सरी फॉलिकल विल
again grow and form the large follicular cells which is known as ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो यहाँ पे अब जो प्राइमरी oocyte था वो चेंज हो जाता है एंड इट बिकम सेकेंडरी oocyte। इसके बाद ये सेकेंडरी oocyte बना देता है और ये जो एंट्रम था ये भी काफ़ी ग्रो कर जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। देन इट, ये जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं लगभग कॉर्टिकल रीजन में चल रही है, इस तरह से डेवलपमेंट चल रही है। ये प्राइमरी फॉलिकल की बात की हमने, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, देन ये फिर ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जो है वो फिर अटैच करता है, अटैचेस विद द मेम्ब्रेन, ये जो आउटर मेम्ब्रेन थी, एंड देन इट इजेक्ट द एग। ये जो एग को इजेक्ट करेगा ये, इसको हम सेकेंडरी oocyte भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। और इसके बाहर ये फॉलिकुलर सेल्स भी होते हैं। जब ये बाहर निकल जाता है एग, तो ये क्या बचता है? ग्राफियन फॉलिकल कैसा हो जाता है? खाली, एम्प्टी। वो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल को क्या बोल देते हैं हम? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं इसको? एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसको? एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल को क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। इसका भी अपना रोल रहता है। ये जो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में अगर पॉजिटिव प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस वक्त इसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तब भी इसका बड़ा रोल रहता है। तो ये हम नेक्स्ट जो हमारा साइकिल होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें इसके बारे में देखेंगे। अभी इसके साथ बीच बीच में कोई ना कोई पॉइंट जब भी आएगा तो फिर से हम यहाँ पे आ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ oogenesis। oogenesis मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस से काफ़ी डिफरेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि एट द टाइम ऑफ पवर्टी, जब जो मेल यंग वन है जब 13 से 13, 14, 15 ईयर्स के हो जाते हैं, देन दे स्टार्ट टू डेवलप देयर स्पर्म्स। बट oogenesis में ऐसा नहीं होता। oogenesis में जैसे ही फीमेल यंग वन जो है वो ग्रो करना शुरू करता है, अंदर डेवलप होना शुरू होता है, उसके टाइम पे ही उसमें नंबर ऑफ oogonia जो है उनकी डिवीजन शुरू हो जाती है। दे आर एट लीस्ट 2 मिलियन इन नंबर oogonia। बिफोर द बर्थ, बेबी बर्थ, जो यंग वन बच्ची बेबी फीमेल अभी डेवलप होने मीन्स उसको अभी बर्थ लेना है, बर्थ से पहले उसमें इतने oogonia, इतनी नंबर ऑफ डिविजन्स होती हैं और वो कितने बना देते हैं? लगभग 2 मिलियन oogonia होते हैं बिफोर द बर्थ। उसको पैदा होने से पहले उसके पास इतने होते हैं। और इन oogonia में से कुछ एक oogonia जो है वो डिवीजन के लिए जाते हैं। वो डिवीजन है यहाँ पे फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, एंड इट विल फॉर्म ये फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन है, एंड दे विल फॉर्म प्राइमरी oocyte। क्या बनाते हैं ये? प्राइमरी oocyte बनाते हैं। और प्राइमरी oocyte, इसमें एक जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte में ये अब जब डिवीजन के लिए जाएगा तो यहाँ पे प्राइमरी oocyte जब डिवीजन के लिए जाएगा तो यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन शुरू होगी। इससे पहले इसकी बड़ी सारी डिवीजन होती है, मिलियन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे ही बर्थ के टाइम की हम बात कर रहे हैं, बर्थ से पहले की भी बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी oocyte जो है वो पहली इसमें डिवीजन होगी, इसको बोलेंगे फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, और विच इज नॉट कंप्लीटेड। ये कंप्लीट नहीं होगी, इट विल अरेस्ट फॉर सम टाइम एट प्रोफेज 1। ये क्या होगा? प्रोफेज 1 मियोसिस 1 की एक स्टेज है। प्रोफेज में भी 5 फेजेस आते हैं, लिप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायगोनेसिस। उस फेज में ये रुक जाती है फेज। कब? जब बर्थ के टाइम पे ही हम बात कर रहे हैं। उसके बर्थ के टाइम पे इसके 2 मिलियन एग्स थे, और उसके साथ जब बोलता है ये प्राइमरी oocyte है, और प्राइमरी oocyte अब जब डिवीजन के लिए जाता है तो इसके पास यहाँ पे पहली जब डिवीजन होगी, फर्स्ट डिवीजन में ये प्रोफेज 1 पे रुक जाता है। जब तक ओवुलेशन नहीं होगा तब तक ये कंप्लीट नहीं होगी, जब तक एग बाहर नहीं आएगा। और आफ्टर बर्थ, बर्थ से लेके ओवुलेशन तक
जैसे ही बच्ची का, बेबी का, फीमेल बच्ची का बर्थ हो गया, बर्थ से लेके द प्रोडक्शन ऑफ ओवम, व्हेन द बेबी अटेनिंग द पॉवर्टी, जब बेबी जो है वो पॉवर्टी अटेन कर लेगी, बर्थ से उसकी चाइल्डहुड तक का जो स्टेज है, मीन्स वो 9th 10th 11th 12th, ये जो ईयर उसका आएगा 9 साल 10 साल 11 साल या 12 साल के टाइम पे, when that female start to produce the ovum, जब वो ओवम प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, उस स्टेज पे इसका नंबर जो है वो इतना रह जाएगा, द नंबर रिमेन 60 to 80,000, 60,000 से 80,000 तक ये नंबर रहेगा। जो प्राइमरी oocyte है इतने रहते हैं, और बाकी के सारे डीजनरेट हो चुके होते हैं, खत्म हो चुके होते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं प्राइमरी oocyte की, यहां तक आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हुई। जो प्राइमरी oocyte की मैं बात कर रहा था, प्राइमरी oocyte जब पहली डिवीजन के लिए जाएगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के लिए जाएगा, तो प्रोफेज 1 पे रुक जाएगा, कंप्लीट डिवीजन नहीं होगी। क्लियर हुई बात। और जैसे ही ये अटेन करेगा, फीमेल जो है वो अटेन करेगी 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल की पॉवर्टी अटेन कर लेंगी, दे आर रेडी टू प्रोड्यूस द एग, तब इसका नंबर जो है वो लगभग ईच ओवरी में 60,000 से 80,000 तक हो रह जाता है सिर्फ। क्लियर बात। ये है हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स। सबसे पहले हमने ये सारे oogonia की बात करी, oogonia जो डिविजन्स के लिए गए, उसके बाद हमने ये डिस्कशन किया कि इन्हीं में से एक सेल जो है वो एक्ट करेगा एंड इट विल गो फॉर फर्स्ट डिवीजन। ये जो एक सेल आगे एग फॉर्मेशन के लिए जाएगा उसको हमने बोला प्राइमरी oocyte। ये जो प्राइमरी oocyte है, दिस प्राइमरी oocyte विल गो फॉर डिवीजन एंड इट विल फॉर्म नाउ व्हाट, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकंड फर्स्ट सेल, दैट इज सेकेंडरी oocyte। अब जब ये डिवीजन करेगा, मतलब जब ये ओवुलेट करेगा, पहला ओवम जब ये निकलेगा, तो इस ओवम का एक नाम आएगा सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी। उस टाइम पे ये प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। आपके दिमाग में बात क्लियर आ गई। जब बेबी का बर्थ हुआ उसके बाद से लेके एग प्रोडक्शन से पहले तक ये कंप्लीट नहीं हुई थी प्रोफेज 1, मियोसिस 1 की जो स्टेज थी। और जैसे ही ओवुलेशन का टाइम आया, मतलब प्राइमरी oocyte का अगर हम बात करें, प्राइमरी oocyte का जो नंबर था वो अभी तक 2n ही था। और इसके बाद जब पहली डिवीजन कंप्लीट हुई, अभी इस वक्त पहली डिवीजन कंप्लीट हुई, तो एक सेल ने मैक्सिमम साइटोप्लाज्म ले लिया और दूसरे सेल ने बड़ा कम साइटोप्लाज्म लिया, दैट रिमेन्स स्मॉल साइज सेल्स which is known as first polar body, later it got degenerate। इसका अभी तक कोई भी आइडेंटिफाइड रोल नहीं है कुछ भी। और जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte ये है कंप्लीट, पहली मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद ये सेकेंडरी oocyte है, ये है वो oocyte जो पहली डिवीजन के बाद प्रोफेज 1 कंप्लीट हो गया, बट ये जो सेकेंडरी oocyte है ये मियोटिक 2 के लिए नहीं जाता है अभी तक, ये फिर से मियोटिक 2 डिवीजन इसमें रुक जाती है। वो मियोटिक 2 डिवीजन क्या है, यहां पे मियोटिक 2 डिवीजन, अभी यहां से आगे जाने की, मियोटिक 2 डिवीजन पे ये आगे नहीं जा पाता है, अरेस्ट कर जाता है, एक स्टेज पे आके अरेस्ट कर जाता है, रुक जाता है, वो है मेटाफेज 2। बस आपने ये दिमाग में रखना है बात कि ये हो क्या रहा है। एक्चुअल में जो एग ओवरी से रिलीज हुआ, ये जो एग ओवरी से रिलीज हुआ ये सेकेंडरी oocyte है। अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है, अगर इसको स्पर्म ज्वाइन नहीं करता है, तो ऐसे ये बाहर निकल जाएगा। इतना दिमाग में बिठा लो आप। अब इससे फर्दर जो इसकी डिवीजन है, जो मियोसिस मैं आपको बता रहा था, मियोसिस 1 यहां कंप्लीट हुई जब ये ओवम बाहर आ गया, जब ये ओवुलेशन हो गई, उस वक्त मियोटिक 1 जो थी कंप्लीट हो गई, उसका प्रोफेज 1 कंप्लीट हो गया। क्लियर है बात। अब हमें ये बताना है जो सेकेंडरी oocyte निकल गया, अगर
ये फर्टिलाइज होता है। तो अभी तक इसमें कुछ बचा हुआ है, वो क्या है? इट इज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 पे रुक गया है, मेटाफेज 2 अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसका मतलब इस पे जो क्रोमोसोम्स है एज इट इज है, उसी स्टेज पे है। मियोटिक 2 की स्टेज माइटोसिस की तरह ही होती है। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों? जब आप नॉर्मली स्पर्मेटोजेनेसिस ये oogenesis करोगे तो आपने यहाँ कर दिया, बस इसका निकाल दिया। बट अगर इसके बीच में ये पूछ लिया कि इससे आगे क्या होता है, ओवम कब बनता है, तब आपने ये बताना है। अदरवाइज यहाँ इसके आगे आप इसमें एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है। ये फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट हमारा आएगा उसमें एक्चुअली मैं आपको ये बताऊंगा बेसिकली। बट यहाँ ओवुलेशन होने के बाद इसका रोल नहीं रहता। पर ये आपको बता रहा हूँ कि जो मियोसिस 2 पे, जो मेटाफेज 2 पे ये रुक जाता है, क्यों रुक जाता है? क्योंकि एग के पास अपना सेंट्रियोल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एग लैक्स सेंट्रियोल, इसके पास सेंट्रियोल नहीं होता है। इफ स्पर्म join it, sperm donate the centriole, स्पर्म इसको सेंट्रियोल डोनेट करता है एंड देन दे विल डू देयर मेटाफेज। उसके बाद ये मेटाफेज होती है इसकी, देन इट विल गो फॉर डिवीजन एंड फॉर्म द मैच्योर ओवम। इसके बाद ये मैच्योर ओवम बनता है। हैप्लॉइड ओवम रहता है अभी तक भी, ये मैच्योर ओवम मतलब हैप्लॉइड रहता है। उसके बाद ये फिर ओटिड बनता है। ये केस आगे का है, यहाँ तक आपने देखना है। और एक सेकंड पोलर बॉडी यहाँ पे भी बनती है। अब बनती है सेकंड पोलर बॉडी। डायरेक्टली हमने पोलर बॉडी नहीं बनानी होती है, क्योंकि जब तक स्पर्म इसको ज्वाइन नहीं करता है आगे का पार्ट ये कंप्लीट नहीं होता है। तो स्पर्म कब ज्वाइन होता है? अगर तो उसको फर्टिलाइजेशन करनी है। अगर तो उसको ऐसे निकल जाना है तब उसको कुछ नहीं करने वाला, तब इसमें कुछ नहीं होगा। यहाँ तक थोड़ा आइडिया लग गया। अभी आपको इसी के रिलेटेड यहाँ से भी कनेक्ट कर देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना आपने, आराम से देखो आप। प्राइमरी, ये जो फर्स्ट सेल था, oogonia थे। यहाँ से ये सेल्स, नंबर ऑफ oogonia बने, मिलियंस के हिसाब से 2 मिलियन के अप्रोक्सीमेट बन गए। इनमें से कुछ एक सेल ने एक्ट किया प्राइमरी oocyte। इतना पता लग गया? प्राइमरी oocyte, इनमें से कुछ सेल्स थे, उन्होंने क्या किया? प्राइमरी oocyte यहाँ पे ये है। दिस oocyte, प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय द granulosa cells। ध्यान से सुनना आपने। दिस प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय द granulosa cells and they will form it primary follicle। क्या बना दिया इसने? इसको प्राइमरी फॉलिकल बना दिया। और प्राइमरी फॉलिकल का नंबर, ये जो प्राइमरी oocyte है, इसका नंबर अब कितना है हमारे पास? 60 से 80 हजार तक है। बर्थ के बाद की बात कर रहा हूँ, अब इसका बर्थ हो गया। 60 से 80 हजार है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। और दोनों एक एक ओवरी में इतने इतने का नंबर है। उसके बाद ये प्राइमरी oocyte के साथ ही, प्राइमरी oocyte ही है, यही प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte के बाद अब नंबर ऑफ granulosa सेल्स इसको सराउंड करना शुरू कर देते हैं एंड दे फॉर्म द अनदर लेयर्स व्हिच फॉर्म द, ये प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बना देते हैं इसको? सेकेंडरी फॉलिकल। और इट इज अगेन सराउंडेड बाय अनदर लेयर व्हिच इज नोन एज थिका। सेकेंडरी फॉलिकल में एक और लेयर यहाँ पे बन जाती है जिसको बोलते हैं थिका। नंबर ऑफ granulosa cells now surround it and form secondary follicle। सेकेंडरी फॉलिकल के साथ एक और लेयर आती है, उसको क्या बोलते हैं? थिका। और जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल से ये कहाँ चला जाता है? टर्सरी फॉलिकल में। अभी तक इसका जो ओवम है किस फॉर्म में है? प्राइमरी oocyte है अभी तक। प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी में चला गया granulosa cells की एडिशन के बाद, और इसके बाद हमने क्या बना दिया? ये प्राइमरी oocyte से क्या बना दिया इसको? टर्सरी फॉलिकल। क्या बना दिया? टर्सरी फॉलिकल्स। टर्सरी फॉलिकल्स कब बनेगी? टर्सरी फॉलिकल्स मींस नंबर ऑफ granulosa cells जब बढ़े और साथ में थीका के भी 2 लेयर्स बन गई। आपको थीका फॉर्मेशन पता लगा, सेकेंडरी फॉलिकल्स में एक कवरिंग आई थीका, और टर्सरी फॉलिकल में नंबर ऑफ granulosa बढ़े जिसमें 2 लेयरें बन गई। थीका बाहर वाली, ये लाल सी, इसको बोलते हैं एक्सटर्ना, और अंदर वाली नीली इंटरना। Thicca interna, thicca externa, and this is known as primary oocyte, and they develop some cells
विच डिजोल्व, कुछ सेल्स यहाँ पे डिजोल्व करके दे फॉर्म ए फ्लूइड फील्ड कैविटी, इस कैविटी को बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं इसको? एंट्रम। ये इसके ही नरिशमेंट के लिए रोल प्ले करते हैं, और बाकी के सारे ये फॉलिकुलर सेल्स हैं। यहां तक पता लग गया। इन oogonia में पहला सेल प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte को नंबर ऑफ कुछ फॉलिकल्स ने सराउंड किया, दे फॉर्म द प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर? प्राइमरी फॉलिकल के बाद और ग्रैन्युलर सेल्स ने इनको सराउंड किया, दे फॉर्म द सेकेंडरी फॉलिकल एंड आल्सो ए अनदर लेयर विच इज नोन एज ए थीका। और उसके बाद प्राइमरी oocyte है इसके अंदर, इसने अब इसको बना दिया टर्सरी फॉलिकल्स एंड दे फॉर्म सम कैविटी। एक उन्होंने कैविटी बनाई अंदर जिसको बोलते हैं एंट्रम, जो फ्लूइड फील्ड कैविटी है, और थीका के ही दो लेयर्स इन्होंने और बना दी, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। यहां तक क्लियर हुई? ये है टर्सरी फॉलिकल्स। अब टर्सरी फॉलिकल्स के साथ जैसे ही इसने फर्दर चेंज किया था प्राइमरी oocyte ने, किसमें? नाउ इट चेंज इनटू सेकेंडरी oocyte। ये था सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जब ये बना था तो साथ में एक पोलर बॉडी भी बनी थी, और सेकेंडरी oocyte ने क्या किया? ये जो सेकेंडरी oocyte था, ये आपने आराम से सुनना है। सेकेंडरी oocyte इसने क्या किया? इट सिक्रीट ए मेम्ब्रेन, इट सिक्रीट ए मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं इसको? जोना पेलुसिडा, जो इसके बाहर सराउंड कर लेती है। यहाँ पे मैंने बना रखी है, ये है सेकेंडरी oocyte। ये जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte में इसने इसके बाहर एक लेयर बना रखी है। ये क्या है? जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा कौन बनाता है? सेकेंडरी oocyte खुद ही एक मेम्ब्रेन रिलीज करती है, सिक्रीट करती है, वो उसके बाहर जोना पेलुसिडा। ये भी इसकी प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्टिव लेयर है। और उसके बाद ये सेकेंडरी oocyte के साथ ये ग्राफिन, मतलब जो वो टर्सरी फॉलिकल था वो और ज्यादा ग्रो कर जाता है, उसको बोलते हैं मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, जिसके अंदर ये सेकेंडरी oocyte है। और जैसे मेम्ब्रेन के साथ अटैच करता है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये रिलीज हो जाता है। इसका रिलीज मैं आपको यहाँ भी दिखा रहा हूँ। ये हुई ओवुलेशन, और ओवुलेशन के टाइम पे जब एग बाहर निकलता है, इसकी ये कंडीशन होती है, सेकेंडरी oocyte साथ में ये जोना पेलुसिडा। अगर हम इसको ऐसा शो करें ब्लू से, ये जोना पेलुसिडा और साथ में ये फॉलिकुलर सेल्स। क्लियर? ये फॉलिकुलर सेल जिसको प्रोटेक्ट करते हैं, साथ में रहते हैं जब तक ये किसी फर्दर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इसके साथ नहीं हो पाता है, उसके लिए ये रोल प्ले करते हैं। अगर नहीं होता है तो वो बाहर रिमूव भी हो जाता है। यहाँ तक पता लग गया आपको? ये सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte जो इस फॉर्म में निकलता है, जोना पेलुसिडा इसको कवर करती है, और ऐसी फॉर्म में ही ये इजेक्ट आउट होता है, बाहर आता है। ये हमने ये जो एरिया यहाँ तक लिया था, ये इसी फॉर्म तक लिया था। सेकेंडरी oocyte को ऐसे हमने बाहर निकाला था। मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी oocyte जो है वो मेटाफेज 2 पे रुक जाता है, और उसके बाद उसका क्या होता है? अगर उसको स्पर्म ज्वाइन करता है तब उसकी डिवीजन होती है, फिर वो सेकेंडरी oocyte जो वो हैप्लॉइड ओवम में चेंज होता है और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। ये वैसे फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट है। उससे पहले तक आपको यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि क्लियर पता लग गया होगा। बड़े सारे oogonia, 2 मिलियन के करीब नंबर, बर्थ के बाद का नंबर जो है पॉवर्टी के टाइम पे इनका 60 से 80 हज़ार नंबर आ जाता है। उनमें से एक एक सेल जो है वो फर्दर काम इसके एग बनाने के लिए रोल प्ले करते हैं। प्राइमरी oocyte से ये सेकेंडरी oocyte का बनना, इसके साथ मैंने आपको बताया कि किस तरह से प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल के साथ साथ थीका बनता है, थीका के साथ साथ एक्सटर्ना और थीका इंटरना बनते हैं, जोना पेलुसिडा बनता है। ये सेकेंडरी oocyte जो प्राइमरी oocyte के बाद चेंज होता है, एंट्रम बनता है टर्सरी फॉलिकल में। जब इसके बाद ग्राफिन फॉलिकल की स्टेज आती है तो ये सेकेंडरी oocyte बन जाता है। सेकेंडरी oocyte जब बनता है तो साथ में इसके बाहर जोना पेलुसिडा भी बन जाता है, और जोना पेलुसिडा बनने के साथ साथ ये जब बाहर आता है तो सेकेंडरी oocyte होता है। आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि भाई जो यहाँ पे रिलीज होता है, यहाँ जो oogenesis होता है, तो किस फॉर्म में ये रिलीज होता है? आपको ऑप्शन आएगी सेकेंडरी oocyte है, ओवम है, oocyte है, तो आपका आंसर क्या होगा? सेकेंडरी oocyte। ये आपने ध्यान रखना है। कब ये ओवम बनता है, कब ये oocyte, वो बाद की
उसके बाद की बात है। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट जो है वो क्लियर पता लग गया होगा। कल हम मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलाइजेशन ये कंसेप्ट कल देखेंगे। आप इसको ध्यान से देखें एंड आई होप कि यू शुड बी क्लियर। थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये पार्ट 2 था। पिछले कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था, कल हम इसका पार्ट 3 देखेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल और अगला पार्ट फर्टिलाइजेशन का देखेंगे उसमें।